नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पनामा पेपर्स लीक मामले में सरकार की चेतावनी। जेटली ने कहा गायब हो जाएगी अवैध खाताधारकों की नींद। रूस ने पूरे मामले को बताया अमेरिकी साजिश। भारत का पाकिस्तान पर वादे से पलटने का आरोप। संयुक्त जांच दल विदेश मंत्रालय ने कहा दोनों पक्ष आदान प्रदान पर हुए थे सहमत। पाकिस्तान का शांति प्रक्रिया निलंबित करने का ऐलान। जम्मू कश्मीर सरकार ने दिया एनआईटी मामले की जांच का आदेश। 2 एफआईआर दर्ज। छात्रों ने दोहराई संस्थान शिफ्ट करने की मांग। चुनाव आयोग के साथ प्रेस काउंसिल भी रखेगा पेड न्यूज पर निगरानी। 5 उप समिति का गठन। नसीम जैदी ने तमिलनाडु में राजनीतिक दलों से की बात। सीरिया में दमिश्क के पूर्वोत्तर शहर में आईएस का बड़ा हमला। सीमेंट कारखाने से 300 से ज्यादा मजदूरों को किया अगवा। मजदूरों की खोज जारी। पनामा पेपर लीक्स मामले में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक बार फिर सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। एक न्यूज चैनल से बातचीत में वित्त मंत्री ने कहा कि जिनके पास अवैध खाते हैं उनकी रात की नींद गायब हो जाएगी। उधर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पनामा पेपर्स मामले को अमेरिकी साजिश करार दिया है, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने पिता के ट्रस्ट में हिस्सेदारी की बात कबूली है। भारत में पनामा पेपर्स मामले की जांच के लिए गठित मल्टी एजेंसी समूह की कल वित्त मंत्रालय में पहली बैठक हुई। पीटीआई के मुताबिक बैठक में टैक्स हेवन पनामा समेत वैश्विक आर्थिक संगठनों और जर्नलिस्ट कंसोर्टियम से संपर्क करने की कार्ययोजना बनाई गई, ताकि मामले से जुड़े भारतीय पहलू को लेकर ज्यादा जानकारी जुटाई जा सके। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जांच के लिए गठित विभिन्न एजेंसियों का समूह बारीकी से एक एक चीज का विश्लेषण कर रहे हैं। एक न्यूज चैनल से बातचीत में वित्त मंत्री ने कहा, हम प्रत्येक खातों की जांच कर रहे हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि कौन वैध है और कौन अवैध। जिनके खाते वैध हैं उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनके अवैध खाते हैं उनकी रात की नींद गायब हो जाएगी। उधर दुनिया के दूसरे देशों में भी पनामा पेपर्स को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने अब स्वीकार किया है कि पनामा में पिता की ओर से स्थापित एक ट्रस्ट में उनकी 30,000 पाउंड की हिस्सेदारी थी। हालांकि कैमरन ने साफ किया कि प्रधानमंत्री बनने से 4 महीने पहले 2010 में उन्होंने अपना हिस्सा बहामा के ट्रस्ट को बेच दिया था। And I did. Samantha and I had a joint account and we owned 5,000 units in Blairmore Investment Trust, which we sold in January 2010. That was worth something like £30,000. वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने विदेशों में कोई भी खाता होने से इनकार किया। साथ ही पनामा पेपर्स मामले को रूस को कमजोर करने के लिए अमेरिकी साजिश का हिस्सा बताया। Больше всего наших оппонентов беспокоит даже не это, а единство и сплоченность российской нации, многонационального российского народа. И в этой связи предпринимаются попытки раскачать изнутри, сделать нас более покладистыми и पनामा में मौजूद लॉ फर्म मोसाक फोंसेका की ओर से लाखों गोपनीय दस्तावेजों के उजागर होने के बाद पहली बार पुतिन ने कोई बयान दिया है। इन पेपर्स में पुतिन के पुराने दोस्त और उनकी बेटी के गॉडफादर सर्गेई रोल्दुगिन को 2 कंपनियों का मालिक बताया गया है जो संदिग्ध लेन देन में शामिल थीं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पनामा दस्तावेजों की निष्पक्ष जांच वित्त मंत्रालय की टीम से संभव नहीं है। पार्टी ने कहा कि कई ऐसे नाम सामने आए हैं जिनका बीजेपी नेताओं से संबंध है। हालांकि बीजेपी इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। पनामा से लीक दस्तावेजों के बाद कांग्रेस ने निष्पक्ष जांच को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। पार्टी नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि मीडिया में सामने आ रहे कई नामों को बीजेपी नेताओं से फायदा मिला है। इनमें से कई लोगों की टैक्स हेवन वाले देशों में कंपनियां भी हैं। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन होना अनिवार्य है। हम वित्त मंत्रालय के संस्थाओं पर विश्वास नहीं रखते हैं क्योंकि ये ताल्लुकात बहुत गहरे हैं। बीजेपी ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है।
कांग्रेस बेसलेस एलिगेशंस ना लगाए, झूठे आरोप ना लगाए, और हम तो चुनौती देते हैं आपके माध्यम से कांग्रेस को, अगर आपके पास कोई जो अरुण जेटली साहब पर जो आप आरोप लगा रहे हैं कोई तथ्य है तो जनता के सामने रखिए। तो कांग्रेस केजरीवाल की तरह व्यवहार ना करे। पनामा की सरकार ने भी एक स्वतंत्र आयोग के गठन की घोषणा की है जो वित्तीय मामलों में पारदर्शिता बढ़ाने के उपाय सुझाएगी। आयोग में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ शामिल होंगे। एक दिन पहले ही फ्रांस ने पनामा को टैक्स हेवन वाले देशों की काली सूची में डालने की घोषणा की थी। पनामा की लॉ फर्म मोसाक फोंसेका से 1 करोड़ से अधिक दस्तावेज लीक हुए हैं। इनमें 500 भारतीय समेत दुनिया की कई जानी मानी हस्तियों के नाम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे खारिज कर दिया है। एनआईए टीम के पाकिस्तान जाने की बात पर भी बासित के यू टर्न लेने पर भारत ने कड़ी चेतावनी दी है। विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि जीआईटी के पठानकोट आने से पहले ही इस पर दोनों देशों की रजामंदी हो गई थी। भारत ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त के उस बयान का खंडन किया है कि पाकिस्तानी जीआईटी का दौरा आदान प्रदान के आधार पर नहीं हुआ था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने साफ किया है कि इस टीम के भारत आने से पहले दोनों पक्ष सहमत हुए थे कि ये आपसी आदान प्रदान के आधार पर होगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि पाकिस्तान के जांच दल का काम दोनों देशों के समझौतों की शर्तों के मुताबिक था। Well, I would say that the work of the JIT in India was as per the terms of reference which had been agreed between the two governments through their respective foreign offices. They are on a reciprocal basis and in accordance with existing legal provisions. इससे पहले भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही शांति प्रक्रिया फिलहाल स्थगित है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की विदेश सचिवों के बीच वार्ता की कोई तारीख तय नहीं है। As far as I know, there is no meeting scheduled between the two foreign secretaries yet. I think at present it is suspended. So let's see if we are able to commence the dialogue process. भारत ने पाकिस्तान के उस दावे को भी नकार दिया है कि उसके जीआईटी को पाकिस्तान आतंकी हमले की जांच के सिलसिले में सेना से जुड़े प्रत्यक्षदर्शियों से मिलने की इजाजत नहीं दी गई। जीआईटी टीम ने 27 मार्च से 1 अप्रैल तक भारत का दौरा किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान के उच्चायुक्त के बयान पर राजनीतिक दलों ने कड़ा एतराज जताते हुए इसे गैर जिम्मेदारी वाला रवैया करार दिया है। कांग्रेस और जेडीयू ने इसे सरकार की विदेश नीति की नाकामी करार दिया है। वहीं वाम दलों ने इस मामले में सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। पाकिस्तानी उच्चायुक्त के बयान पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे गैर जिम्मेदाराना करार दिया। साथ ही कांग्रेस ने केंद्र सरकार की विदेश नीति पर भी सवाल उठाए हैं। आश्वासन दिए गए जिससे संतुष्ट होकर भारत के प्रधानमंत्री ने एक बार फिर विश्वास किया और यकायक लाहौर पहुंच गए। आई बार उम्मीद बनाने के बाद भारत को शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। इससे स्पष्ट है कि कूटनीतिक विफलता है और स्थिति का सही जायजा लिए हुए बिना ऐसे कदम उठाए गए जो चौंकाने वाले रहे हैं। पाकिस्तान नीति असफल हो गई है। अब सरकार को स्वीकार करना चाहिए, विपक्षी दलों के साथ बैठ करके एक समग्र नीति बनानी चाहिए। वहीं एनसीपी ने इसे पाकिस्तान की वादा खिलाफी करार दिया है। पाकिस्तान का रुख पूरी तरह से नकारात्मक है, उचित नहीं है। उन्होंने भारत से कहा हमारी टीम को आप आज्ञा दीजिए, हम वहाँ आना चाहते हैं। हमने तो आज्ञा दे दी, तो अब आप हमारी टीम को क्यों अपने आज्ञा नहीं देना चाहते? वहीं वाम दलों ने इस मामले पर सरकार से रुख साफ करने की बात कही है। Now the Pakistan ambassador says the peace process has been called off and Pakistan won't allow India's investigation team to visit Pakistan. What is happening? Mr. Modi should explain. विदेश मामलों के जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान पठानकोट मामले में बेनकाब हो चुका है। अब वो इस मुद्दे से ध्यान बटाना चाहता है। बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान जो है वो पठानकोट के मसले में थॉरली एक्सपोज हो गया है और वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी सूरत से पठानकोट से आगे बढ़ा जाए, बात न की जाए। पाक उच्चायुक्त का बयान ऐसे समय आया है जब भारत और पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता आगे बढ़ रही थी। पठानकोट हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ बातचीत में किसी तरह के गतिरोध पैदा नहीं करने का फैसला लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
उत्तराखंड सियासी संकट से जुड़ी हरीश रावत की याचिका पर अब 18 अप्रैल को सुनवाई होगी। कोर्ट ने केंद्र को मनमानी ना करने की ताकीद करते हुए मंगलवार तक जवाब मांगा है। वहीं हरीश रावत ने केंद्र पर कॉम्बेटिव फेडरलिज्म का आरोप लगाया है। उत्तराखंड राजनीतिक संकट से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने केंद्र को कहा कि वो मनमानी न करे, नहीं तो अदालत धारा 356 को हटा भी सकती है। हम मानते हैं कि केंद्र सरकार सिर्फ बीजेपी को मदद करने के लिए राष्ट्रपति शासन कुछ अल्प समय के लिए उठा के उस दौरान अचानक बीजेपी को बुलाएगी सरकार बनाने के लिए, अपना विश्वास मत प्रकट करने के लिए फ्लोर ऑफ द हाउस पे। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार को 12 अप्रैल तक जवाब देने का आदेश दिया है। इस मामले पर अब 18 अप्रैल को सुनवाई होगी। अटॉर्नी जनरल साहब ने बड़ा स्पष्ट कहा कि गवर्नर को नोटिस नहीं दिया जा सकता है। भाजपा इसमें जब पार्टी नहीं है तो भाजपा कहां से इसको रिस्पॉन्ड करेगी। तो इसको इस रूप से आज हुआ है, कल शायद इंटरवीनर्स हैं कुछ, वो आर्ग्यू करेंगे। बुधवार को हाईकोर्ट ने केंद्र की उस अपील को खारिज कर दिया था जिसमें उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के खिलाफ दायर कांग्रेस की याचिका की सुनवाई टालने की मांग की गई थी। उधर कांग्रेस के नेताओं ने राज्यपाल के पॉल से मुलाकात कर फिर से सरकार बनाने का दावा किया है। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर कॉम्बेटिव फेडरलिज्म का आरोप लगाया है। हम तो समझ रहे थे जब मोदी जी कहते थे शुरुआत के दिनों में कि मैं बड़ा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते थे, लेकिन कालांतर में लगा नहीं, ये तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से कॉम्बेटिव फेडरलिज्म की तरफ आज सरकार है। कोई गैर कांग्रेसी ना गैर भाजपाई हो जो आज ये कंफर्टेबल महसूस कर रहा हो। इससे पहले नैनीताल हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 7 अप्रैल तक सदन में शक्ति परीक्षण पर रोक लगा दी थी। राज्यपाल ने हरीश रावत को 28 मार्च को बहुमत साबित करने को कहा था, लेकिन केंद्र सरकार ने 27 मार्च को राज्य में संवैधानिक व्यवस्था ठप हो जाने का हवाला देते हुए राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर सरकार ने श्रीनगर एनआईटी मामले के जांच के आदेश दिए हैं। 1 सदस्यीय समिति 15 दिन में रिपोर्ट देगी। वहीं श्रीनगर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ 2 मामले दर्ज किए हैं। मंगलवार को संस्थान के छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन जारी है। एनआईटी कैंपस में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का विरोध बढ़ता जा रहा है। जम्मू और श्रीनगर में छात्रों और राजनीतिक दलों ने प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। एनआईटी के गैर कश्मीरी छात्रों ने गुरुवार को संस्थान को कश्मीर से बाहर शिफ्ट करने की मांग और जोर शोर से दोहराई। इस बीच राज्य सरकार ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। श्रीनगर के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 15 दिन में रिपोर्ट सौंपेंगे। 15 दिन की इंक्वायरी जो है, जो एडिशनल मजिस्ट्रेट हैं कश्मीर के, यहाँ के श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के, वो इसको जो है इंक्वायरी को जो है देखेंगे और 15 दिन के अंदर इंक्वायरी का जो है रिपोर्ट देंगे। आगे का उनका जो सुरक्षा और जो आगे ना हो इसकी पूरी पुख्ता जो है हम इंतजाम कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी छात्रों पर लाठीचार्ज की निंदा की है। पुलिस ने जो लड़कों पर लाठीचार्ज किया है, मर्सिलेसली उनको पीटा है, जख्मी किया है, तो अगर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को अपना चेहरा साफ करना होगा तो इनको सस्पेंड करना चाहिए कुछ पुलिस वालों को और उन पर एक्शन लेना चाहिए। बुधवार को मानव संसाधन विकास मंत्रालय की टीम ने एनआईटी में छात्रों से मुलाकात कर उनकी मांगों पर विचार करने का भरोसा दिलाया था। मंत्रालय ने कहा कि जो छात्र अभी परीक्षा नहीं दे रहे हैं उन्हें बाद में मौका दिया जाएगा। मंगलवार को एनआईटी परिसर में प्रदर्शन कर रहे दूसरे राज्यों के छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। श्रीनगर एनआईटी में पिछले 1 हफ्ते से तनाव बना हुआ है। भारत वेस्टइंडीज मैच में भारत की हार के बाद कश्मीरी और बाहरी छात्रों के बीच बहस और मारपीट हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। फिलहाल रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। एक जिंदगी जो समर्पित रही बचपन को। मेरे स्कूल का पहला दिन ही मेरी आत्मा को जगाने वाला दिन था। जिनकी आंखों में आज भी एक सपना पलता है। क्यों कई बच्चे काम करने के लिए पैदा होते हैं और हम जैसे बच्चे सपने देखकर बड़े बनने के लिए पैदा होते हैं। मिली शख्सियत में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी से सिर्फ राज्यसभा टीवी पर।
के साथ ही प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के दौरान पेड न्यूज पर नजर बनाए हुए है। पेड न्यूज पर निगरानी के लिए काउंसिल ने 5 उप समितियों का गठन किया है। इन समितियों में काउंसिल के सदस्य और वरिष्ठ पत्रकार शामिल हैं। इस सिलसिले में काउंसिल ने इन राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को जानकारी दी है। इसके अलावा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल और तमिलनाडु के चुनाव अधिकारियों से पेड न्यूज पर निगरानी रखने के काम में सहयोग भी मांगा है। चुनाव आयोग का 2 दिनों का पुदुचेरी दौरा कल खत्म हो गया। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी की अगुवाई वाली टीम ने चुनाव से जुड़ी तैयारियों के मामलों की पड़ताल की। नसीम जैदी ने कहा कि इस बार पुदुचेरी में आयोग के कुछ नए कदमों की वजह से मतदान का प्रतिशत काफी ऊंचा रहा था। बीते विधानसभा चुनाव में यहां 86% मतदान रिकॉर्ड किया गया था। इसके बाद चुनाव आयोग की टीम ने चेन्नई में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और स्थानीय अधिकारियों से मुलाकात भी की। चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों की तरफ से मिली शिकायतों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। तैयारियों का जायजा लेने पहुंची चुनाव आयोग की टीम ने घोषणा की कि इस बार पुडुचेरी में पहले से ज्यादा अर्धसैनिक बल तैनात रहेंगे। धन बल के इस्तेमाल को रोकने के लिए कई कोशिशें भी की गई हैं। अब तक आयोग ने भारी मात्रा में अवैध धन और शराब जब्त किए हैं। More than 70 lakh has been seized as cash and more than 3,800 liter of liquor has been seized. However, the commission is not satisfied with this seizure work. आयोग का कहना है कि पुडुचेरी में चेक पोस्ट को मजबूत किया जाएगा। उड़नदस्तों में शामिल जवान जीपीएस से लैस होंगे ताकि उनकी गतिविधियों पर भी आयोग की नजर रहे। बैंकों, आयकर विभाग, सीमा शुल्क और व्यापारी संगठनों के साथ भी चुनाव आयोग ने बैठक की और आचार संहिता को मजबूत बनाने की दिशा में कई सुझाव दिए। शांतिपूर्ण मतदान के लिए चुनाव आयोग ने इस बार खास तैयारियां की हैं। There would be 60 model polling stations with several additional facilities. For the first time, there would be 17 auxiliary polling stations, which will be all women polling stations. 3 constituencies will be having use of VVPAT. मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने हर घर में मेघदूत पोस्ट कार्ड भेजने का फैसला किया है। इस पोस्ट कार्ड में मतदान करने की अपील की जाएगी। अखिल सुमन, राज्यसभा टीवी। तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे के बाद अब कौन सी पार्टी किस सीट पर लड़ेगी ये भी तय कर लिया गया है। तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इलांगोवन ने बताया कि कांग्रेस जिन 41 सीटों पर लड़ेगी वो सूबे के 31 जिलों में मौजूद हैं। इससे पहले बीते 4 अप्रैल को दोनों पार्टियों के बीच सीट बंटवारे को लेकर सहमति बनी थी। हालांकि अब सीटें चुने जाने के बाद कांग्रेस का कहना है कि वो अगले 3 से 4 दिनों में 41 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। दूसरी तरफ डीएमके ने गठबंधन में अपनी एक और सहयोगी पार्टी को सीटें देने का ऐलान कर दिया है। पुथिया तमिजगम पार्टी को डीएमके ने 4 सीटें दी हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आर्थिक मसलों में लोकसभा को ज्यादा अधिकार देने की वकालत की है। उन्होंने दिल्ली में चौथे ग्रोथ नेट सम्मेलन में कहा कि इस पर गंभीर बहस होनी चाहिए। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आर्थिक मामलों में राज्यसभा के अधिकारों पर बहस शुरू करने की बात कही है। उनका कहना है कि इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कई देशों का हवाला देते हुए कहा कि जहां भी दोनों सदनों की व्यवस्था है वहां अब इस पर बात हो रही है। To what extent our upper house is going to be used to block economic decision making? Yeah, the same debate is on. The United Kingdom went through this debate decades ago. I'm told Italy is having the same debate because ultimately these decisions have the weight of a directly elected house will always have to be maintained. वित्त मंत्री ने जीएसटी से जुड़े सवाल के जवाब में ये बात कही। बिल पिछले साल मई में लोकसभा से पास हो चुका है और राज्यसभा से मंजूरी मिलनी बाकी है। उन्होंने अगले सत्र में बिल पारित होने की उम्मीद जताई। The only opponents of the goods and services tax, the Congress party, curiously the party which had sponsored the law in the first instance, has some belated wisdom that you must have a constitutional cap. Now that seems a little difficult. So I am going to be discussing with them. अरुण जेटली ने कहा कि सरकार ने कई तरह के आर्थिक सुधार शुरू किए हैं। उन्होंने दावा किया कि आर्थिक नीतियों पर सरकार ने अब तक कोई गलत कदम नहीं उठाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एक तरफ वित्त मंत्री लोकसभा को ज्यादा अधिकार दिए जाने की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने
आधार विधेयक को मनी बिल मानने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। किसी बिल को मनी बिल मानने का फैसला लोकसभा स्पीकर का होता है। मनी बिल मानने के बाद राज्यसभा को बिल को 14 दिन के अंदर चर्चा करके लौटाना होता है। ऐसा नहीं होने पर बिल पारित माना जाता है। बजट सत्र में आधार बिल को संसद की मंजूरी मिली थी। लोकसभा से पारित विधेयक को राज्यसभा ने 5 संशोधनों के साथ लौटाया था, लेकिन लोकसभा ने इन संशोधनों को खारिज कर दिया था। किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या को फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। गुरुवार को बैंकों ने माल्या की पेशकश ठुकराते हुए बताया कि माल्या की तरफ से उन्हें बुधवार रात एक संशोधित प्रस्ताव मिला था और बैंकों को वो भी मंजूर नहीं है। वहीं कोर्ट ने माल्या की मुश्किलें बढ़ाते हुए उनकी तमाम संपत्तियों की जानकारी मांगी है। बैंकों ने 9,000 करोड़ रुपए के कर्जदार विजय माल्या के समझौते के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में बैंकों ने कहा कि उन्हें माल्या की संपत्ति की पूरी जानकारी चाहिए और कर्ज वापसी के प्रस्ताव पर माल्या सामने आकर बात करें। बातचीत करने के लिए हमारा कोई इतराज नहीं है, मगर उनको हमारे सामने आना चाहिए, बैठना चाहिए, कोर्ट के सामने हाजिर होना चाहिए करके हमने कहा। और हमने कहा, इतना भी कहा, कोर्ट को हम एक एप्लीकेशन फाइल किया है जिसमें हमने मांगा है कि उनका जो निजी प्रॉपर्टीज है, उनका फैमिली मेंबर्स का और उनका जो इधर भारत में और विदेश में, उसका सब उनको डिटेल्स हमको देना है। वो देने के बाद हम उनके साथ बैठ के बात कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माल्या को निर्देश दिया है कि वो 2 हफ्ते के भीतर अपनी और परिवार की देश विदेश में चल अचल संपत्ति का ब्यौरा दे। साथ ही ये भी बताएं कि वो कोर्ट में खुद कब पेश हो सकते हैं। अदालत ने पूछा कि माल्या लोन चुकाना चाहते हैं तो इसके एवज में कोर्ट में कितनी रकम जमा करा सकते हैं। वित्त राज्य मंत्री का कहना है कि जनता का पैसा वसूलने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। The banks are following due process of law. They are ensuring that we pursue every avenue possible for bringing all willful defaulters to the negotiating table and to be able to seize assets as required. विजय माल्या की तरफ से बैंकों को 30 सितंबर तक 4,000 करोड़ रुपए चुकाने की पेशकश की गई थी। अब इस मामले में 26 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। वहीं दूसरी तरफ शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से जारी तीसरे समन की मियाद भी खत्म हो रही है। अगर माल्या शुक्रवार को खुद ईडी के सामने पेश नहीं हुए तो उनका पासपोर्ट रद्द किया जा सकता है। साथ ही उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सीरिया में राजधानी दमिश्क के करीब एक सीमेंट कारखाने से 300 से ज्यादा मजदूरों को अगवा कर लिया गया। इस वारदात को आतंकवादी संगठन आईएस ने अंजाम दिया है। आईएस के आतंकवादियों ने राजधानी दमिश्क के पूर्वोत्तर शहर डुमर में सीमेंट कारखाने पर हमला करके मजदूरों को अगवा कर लिया और उन्हें अज्ञात स्थान पर ले गए। सीरिया की वायुसेना ने कारखाने में जांच पड़ताल के लिए एक ड्रोन रवाना किया, जिससे इस बात का पता चला। आईएस ने सीरिया और इराक के बड़े हिस्सों को कब्जे में लेने के बाद साल 2014 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आया था। बात हॉकी की। सुल्तान अजलान शाह कप टूर्नामेंट में कल भारत को ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा। मलेशिया के इपो में खेले गए मैच में वर्ल्ड नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 5-1 से हराकर बड़ा झटका दिया। मैच के पहले क्वार्टर में ब्लेक गोर्स ने 5वें मिनट में ही गोल करके ऑस्ट्रेलिया को बढ़त दिला दी, लेकिन 8वें मिनट में ड्रैग फ्लिकर रुपिंदर पाल सिंह ने एक बढ़िया गोल करके मैच को बराबरी पर ला दिया। लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने भारत को टक्कर में आने का मौका ही नहीं दिया और 4 और गोल करके भारत को 5-1 से करारी मात दी। टूर्नामेंट के पहले मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया था। From Tom Craig, Zalewski runs forward. It's 3-on-2 inside the circle. Govers had Dwyer in front of the goal. Had to check his run. Comes across. It's a good clearance. Swept the ball to Jamie Dwyer. He made his way along the baseline. Hardjock came out, exposing his goal. And Dwyer found Wetton, who fired into at the top of the circle. Ball was played into him. Talvinder pulls away. Talvinder shot. कुमार गंधर्व नाम से मशहूर शास्त्रीय गायक शिवपुत्र सिद्धरमैया कोमकले की आज जयंती है। कर्नाटक के बेलगाम जिले के सुलेभावी में आज ही के दिन 1924 में उनका जन्म हुआ था। कबीर को गाने वालों में कुमार गंधर्व का नाम अग्रणी है। उन्होंने 10 बरस की छोटी सी उम्र में ही संगीत समारोह में अपने चमत्कारी गायन से सबको हैरत में डाल दिया। इस वजह से उन्हें कुमार गंधर्व कहा जाने लगा।
परंपरागत रचनाओं के अलावा स्वरचित बंदिशें, तराने, संत कवियों की भक्तिवाणी, ऋतु संगीत, जोड़ राग और लोकगीतों को भी उन्होंने अपने गायन में समाहित किया। 1977 में उन्हें पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। 12 जनवरी 1992 में 67 साल की उम्र में मध्य प्रदेश के देवास में उनका निधन हुआ। और अब आखिर में हेडलाइंस। पनामा पेपर्स लीक मामले में सरकार की चेतावनी। जेटली ने कहा, गायब हो जाएगी अवैध खाता धारकों की नींद। रूस ने पूरे मामले को बताया अमेरिकी साजिश। भारत का पाकिस्तान पर वादे से पलटने का आरोप। संयुक्त जांच दल, विदेश मंत्रालय ने कहा, दोनों पक्ष आदान प्रदान पर हुए थे सहमत। पाकिस्तान का शांति प्रक्रिया निलंबित करने का ऐलान। जम्मू कश्मीर सरकार ने दिया एनआईटी मामले की जांच का आदेश। 2 एफआईआर दर्ज। छात्रों ने दोहराई संस्थान शिफ्ट करने की मांग। चुनाव आयोग के साथ प्रेस काउंसिल भी रखेगा पेड न्यूज पर निगरानी। 5 उप समिति का गठन। नसीम जैदी ने तमिलनाडु में राजनीतिक दलों से की बात। सीरिया में दमिश्क के पूर्वोत्तर शहर में आईएस का बड़ा हमला। सीमेंट कारखाने से 300 से ज्यादा मजदूरों को किया अगवा। मजदूरों की खोज जारी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।